नमस्कार। कहते हैं कि अगर देश को जानना हो तो ट्रेन से सफ़र कीजिए, क्योंकि ट्रेन में आपको सब कुछ दिखाई देता है। खेत खलियान और वो जनता, वो आम जनता, जो नीतियां जो बनती हैं हमारे देश में, वो सब उन्हीं पर लागू होती हैं। इसलिए देश का मिजाज जानने के लिए भी ट्रेन से सफ़र ज़रूरी है। और अगर इस सफ़र में हमारे साथ नीति निर्माता यानी केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद हों तो लगता है कि शायद सब कुछ आखिर पता भी लग जाता है और समझ में भी आ जाता है कि सोच क्या है, विजन क्या है। और अब जब हम 11 साल मोदी सरकार केंद्र में पूरे कर गए हैं और उस पर बात कर रहे हैं, बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सफ़र रहेगा ट्रेन का, क्योंकि इस ट्रेन से, जिसका नाम है सरबत दा भला, कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाड़े सरबत दा भला। तो इस ट्रेन से हम ज़रा सफ़र करेंगे दिल्ली से संगरूर तक का, और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान होंगे। कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी रहेंगे और उन्हीं के साथ हम सफ़र करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। आज आपके साथ हम संगरूर तक की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि नीति क्या है, और नीति निर्माता भी जब हमारे साथ होंगे तो सफ़र अच्छा रहेगा। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे और देखेंगे कि आम लोग भी क्योंकि हमारे साथ होंगे, तो आखिर 11 साल के इस सफ़र में सरकार का सफ़र कहाँ तक पहुँचा। ये सफ़र सिर्फ ट्रेन का नहीं है, बल्कि 11 सालों के उस सफ़र का भी है जो बिना रुके, बिना थके अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं और इन 11 सालों में कुछ नेता ऐसे भी सरकार में शामिल हैं मंत्री के तौर पर, जो कि सिर्फ नीतियाँ लेकर के ही नहीं आए हैं, बल्कि नज़रिया लेकर के भी आए हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ केंद्र में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जो कि अगर मैं बात करूं यूएन से लेकर पेट्रोल तक तमाम बातें हम उनसे करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी पर भी वो अपनी बेबाक राय रखते रहे हैं, उन नीतियों में भी शामिल रहे हैं। लेकिन खासकर चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता हो या फिर कि ट्रेन से लेकर पेट्रोल की गहराई तक, उन सब पर अपनी बात रखते हैं और नीति बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी, इस सफ़र में हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं। पहले तो मैं ज़रा इसी से शुरुआत करूंगी, कितने समय पहले आप ट्रेन में लास्ट बैठे थे? आप क्वाइट ऑफन सफ़र करते रहते हैं? नहीं, मैं क्वाइट ऑफन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हमारी जो सिविल एविएशन कनेक्टिविटी है, तो जो नज़दीक के रास्ते हैं, जैसे दिल्ली से लुधियाना जाना, दिल्ली से संगरूर जाना, तो वो तो ट्रेन से सफ़र हो जाता है। बट स्लाइटली लॉन्गर रूट्स, आई थिंक एयर ट्रैवल इज़। इनफैक्ट अभी आपको कुछ ही मिनट पहले मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरीके से हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, अब मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की उड़ान स्कीम के बाद रेल यात्रा में और हवाई यात्रा में अंतर बहुत कम रह गया है। और इसलिए दोनों अच्छा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी है, देयर इज़ मोर मनी इन सर्कुलेशन, हमारे नागरिक ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे हैं। और एयर कनेक्टिविटी, आई मीन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो देश में 74 एयरपोर्ट थे, हवाई अड्डे। आज वो 11 साल में वो 150 से ज़्यादा हो गए हैं। पर उसके अलावा आप देखिए, ज़रा सोचने का तरीका भी बदल गया है। मुझे कहा जाता है कि जब मैं सिविल सर्वेंट था तो सारे जो हमारे एमपी भाई लोग हैं, उनका एक डिमांड होती थी, वो चाहते थे कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी से गाड़ी निकले और उनकी कंस्टिट्यूएंसी में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गाड़ियों की। मैंने एक उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट गोद लिए रखी है, सोनभद्र। मेरा भी हमेशा अश्वनी जी से कहता था, एक ट्रेन लगी यहाँ, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 3 करो। अब वो स्थिति बदल गई है। अब क्या होता है कि ट्रेन कनेक्टिविटी में तो लोग इंटरेस्टेड हैं, पर अभी सिविल एविएशन कनेक्टिविटी में आ जाइए। अब हर एक एमपी
की कोशिश रहती है ज़्यादातर लोगों की कि कुछ जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स हैं कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनको रीएक्टिवेट किया जाए। जैसे सोनभद्र के बाद एक मिर्ज़ापुर के आसपास है, उस पर हमने काम शुरू किया है। पर अब ये जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो ये क्या चाहते हैं कि उनकी जो राजधानियाँ हैं वहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्शन हो जाए। अभी उत्तर प्रदेश में 6 शहर ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है और देश भर में ये बढ़ रहा है। सो ये एक तरीके से देश की प्रगति के बारे, दिस इज़ अ वेरी श्योर साइन ऑफ डेवलपमेंट कि आपका, हाँ आप उसमें कह रहे हो और भी किया जा सकता है। बट रेलवे नेटवर्क, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, द इंडियन रेलवेज। उसमें काफ़ी और मॉडर्नाइजेशन की और चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी होगा। बट 11 साल में क्या हुआ है उसको अगर आप मान के देखिए तो इट्स अ वेरी वेरी स्टीप जर्नी। और मैं समझता हूँ सिर्फ आंकड़ों में नहीं, इट यू हैव टू कैप्चर इट इन अदर थिंग। अब जो काम करते हैं आप, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ ऐसी डेवलपमेंट्स का जिसमें कोई प्लानिंग नहीं कर सकता था। पहली बार तो जो महामारी का सामना करना पड़ा, देखिए जब भी 2019 के आखिर में 2020 के पहले में जब लगा कि एक कोई वायरल या एक पेंडेमिक जैसा बन रहा है, उसके स्केल के बारे किसी को अंदाज़ा नहीं था। और उस समय भी हम कहते थे कि भाई ये बाकी जो समस्याएं आई जिसका सामना करना पड़ा, जैसे स्वाइन फ्लू है, H1N1 या एबोला है, वो भी बड़ी गंभीर वायरसेस थे और उसका सामना WHO को करना पड़ा। पर ये जो आया कोविड-19, ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और जो स्केल था, वो जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 100 वर्ष पहले 1918 में, ये उस लेवल का था। तो अब उसका कैसे देश की सरकार ने सामना किया? अब वो जो जहाँ से भी शुरुआत हुई, आप मान के चलिए कि उसके चीन से हुई या कहीं और से हुई, ट्रैवलर्स गए लाए, बट क्या हुआ उसके साथ? अभी भी कई ऐसे देश हैं विच हैव नॉट रिकवर्ड फुली फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। भारत में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वैक्सीन्स की, वो 2014 से पहले पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गई थी। और 2010 में और 2012 में जो पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग थी, वो कारखाने बंद हो गए थे। 2019 के आखिर में जब इसका सामना करना पड़ा, 2 सामने ऑप्शंस थे। वो एक इंपोर्ट किया जाए। इंपोर्ट से क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा उसके इंपोर्टेड वैक्सीन का दाम was much higher than the domestic vaccine, but you also then create dependence. तो मोदी जी ने क्या ऐसा किया? अब ये जो आंकड़े नहीं है सिर्फ, आपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक तो प्योर डोमेस्टिक वैक्सीन थी और दूसरी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़के, वो सीरम, वो पुणे में इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वो किए। कुल मिला के 224 करोड़ के अधिक वैक्सीन डोजेस बनाई गई एंड रीमा जी ऑलमोस्ट मुफ्त बांटी गई। दैट इज़ एन अचीवमेंट। आप आज इस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, दिस इज़ द रियल इंडिया। नोबडी इज़ वेयरिंग अ मास्क। मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि अब हम पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाड़े सरबत्ता भला। ये बात जब पता लगती है आम लोगों के बीच जाने की, और इतने समय में पहले भी ट्रेन से आप सफ़र करते रहे होंगे, लेकिन इन 11 सालों में और पहले के ट्रेन सफ़र में कुछ तो अंतर लगा होगा। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें तो एकदम ऑब्वियस हैं। अब ये जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं, अब कितनी इसकी अब नंबर्स देख लीजिए। मैंने गिनती बंद कर दी, बिकॉज हर एक देश में जो रेलवे सिस्टम होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैंने एक बार ही माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहा
मैंने कहा सर जब मैं लक्ष्मी और मैं टोक्यो में लैंग्वेज स्टूडेंट्स थे, मतलब हम फॉरेन सर्विस में आ चुके थे, हमारे दूतावास में हम पोस्टेड थे, 3rd सेक्रेटरी लैंग्वेज ट्रेनिंग, और जापानी पढ़ते थे। तो मैंने कहा मुझे कभी कभी लगता है कि उस समय लगता था अरे भाई कब होगा कि हमारे यहाँ भी ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मैं बात कर रहा हूँ इस बारी मेट्रो की, हमारे यहाँ कब होगा। और मैंने कहा सर उस समय थोड़ा सा मुझे ध्यान से भी बोलना क्योंकि मैं अर्बन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था 7 साल, तो ये जो मेट्रो और अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के बीच में आती है। तो उन्होंने मुझसे कहा, और देखिए दिस इज़ द साइन ऑफ अ वेरी मैच्योर स्टेट्समैन। इसे देखिए आप अब कहते हैं कि हमारी ट्रेन्स उतनी अच्छी हैं मेट्रो की, पर आपने उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से आपने सीखा, आप बाद में आए। तो इतना भी आई वॉज नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट, बट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, अब मैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद वी कैन कम टू RRTS एंड यू नो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, उसमें बाद में आते हैं। हमने शुरुआत मेट्रो ट्रेन्स की थी, कलकत्ते में भी मेट्रो थी, बट इट वाज नॉट मेट्रो एज इन मेट्रो, इट वाज अंडर द रेलवेज। पर हमने इसकी शुरुआत की थी 2002 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। ओके, उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला 2014 में, तो हमारे यहाँ शायद 200 किलोमीटर के आसपास, जहाँ तक मुझे आंकड़े याद है, मेट्रो कनेक्टिविटी थी। आज रीमा जी ये चढ़ के 950 किलोमीटर हो गई है देश में, एंड देयर इज अनदर 1000 किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन। चीन तो बहुत आगे है, बट द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें 1560 किलोमीटर चाहे। मैं आपको कहता हूँ कि कुछ ही महीने में, 6 महीने, साल में, लिटिल लॉन्गर, वी विल ओवरटेक द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? वी हैव ऑलरेडी ईदर ओवरटेकन जापान एंड कोरिया और विल ओवरटेक देम एनी टाइम। और हमारा अगला टारगेट है 1500 क्रॉस करना, और हम ऑलरेडी 950 में हैं। 1000 किलोमीटर इज अंडर कंस्ट्रक्शन। किसी ने मुझसे पूछा पर वो भी और बना लेंगे? नहीं, वहाँ पे सैचुरेशन है। कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, देयर इज सैचुरेशन ऑन अर्बन ट्रांसपोर्ट, दे डोंट नीड मोर। हमारे यहाँ यू नीड इट। एवरी चीफ मिनिस्टर, जब मैं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा, एवरी चीफ मिनिस्टर वांट्स अ मेट्रो। तो किसी ने बोला क्या प्रेस्टीज है? मैंने कहा प्रेस्टीज नहीं है भाई, ये जहाँ पे आपको एफिशिएंट। अब मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। कम से कम महीने में 1-2 बार यशोभूमि, जो हमारी नई कॉन्फ्रेंस साइट बनने की कोशिश की, अभी हमने इंडिया एनर्जी वीक की, और इंडिया एनर्जी वीक में हमारे जो पत्रकार लोग हैं, आप जैसे कई लोगों ने मेरे को बोला, मैंने खुद, अगर मैं बाय कार जाऊं अपने घर से यशोभूमि, मेरे को 1 घंटा लगे। पर मैं शिवाजी स्टेडियम जाता हूं, शिवाजी स्टेडियम से यशोभूमि रेलवे स्टेशन 16 मिनट फ्लैट, एंड द कार कुड टेक 2 hours if it's peak time traffic. So developments are taking place. अब पैंडेमिक की मैंने क्यों बात की? आपने एक ग्लोबल पैंडेमिक का सामना किया, आपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंट्स जो कैपेसिटी है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की, उसको बढ़ाया, और आप आज बड़े गर्व से कह सकते हैं दैट ऑफ कंट्रीज विच वर फेस्ड विद दैट चैलेंज, वी कन्वर्टेड इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। तो 224 करोड़ जो वैक्सीन के डोजेज आपने बनाए और मुफ्त बांटी, आपने सिर्फ देश में अंदर नहीं बांटी, देश में कोई, दुनिया भर में क्या 193 कंट्रीज़ हैं। कोई मुझे एक आंकड़ा दे रहा था द अदर डे, नियरली ओवर 100 कंट्रीज को वी एक्सपोर्टेड इट ऑल्सो टू मैनी एज अ गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ कोऑपरेशन। दैट इज आई थिंक ए रिमार्केबल अचीवमेंट। सर वही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी फील्ड तो इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल रही है, विदेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण, तीनों में से अगर 11 सालों में हम बात करें, आपको क्या लगता है किस दिशा में भारत ने सबसे ज़्यादा प्रगति की है? क्योंकि आपने अभी
एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात की, लेकिन इन तीनों में से अगर चूज करना हो तो क्या लग रहा है? देखिए, आपको ये 11 साल में इसमें कोई तराजू में आप वे नहीं कर सकते कि इस एरिया में हुई नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो मैं समझता हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ये 11 साल को अगर 1947 के इतिहास के बाद देखिए तो इन 11 साल में जो विकास का कार्य हुआ दैट स्टैंड्स आउट। बट मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, ये जो 1947 के बाद का पीरियड है दैट इज ओनली 1% ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एज ए सिविलाइजेशन। अगर आप ये मान के चलते हैं कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता 7000 वर्ष पुरानी है, तो दिस 75 years or so is only 1% ऑफ दैट। आपने एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है मोदी जी की सरकार की, वी हैव रिक्लेम्ड आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड प्राइड। मुझे कभी कभी लगता था, मैं 39 years आई वाज इन द फॉरेन सर्विस, कि हम लोग वी आर वेरी डिफेंसिव अबाउट हु वी आर, हमारी लैंग्वेज के बारे में। मेरी लक्ष्मी और मेरी पहली पोस्टिंग टोक्यो थी, वहाँ पे किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होती थी कि वो अब वहाँ पे सारे जापानी बोलते थे। हमें बड़ी मुश्किल होती थी, क्या रह रहे हिंदी में बोले, हिंदी में। अरे भाई, जब वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र गए तो मुझे याद हो पहली बार उन्होंने जनरल असेंबली को हिंदी में एड्रेस किया। इतने साल क्यों लगे? बट लैंग्वेज इज ओनली वन पार्ट। आवर कल्चर, आवर रिलीजन, आवर हिस्ट्री, इट्स सच अ ग्रेट सिविलाइजेशन। हम लोग उस पर डिफेंसिव, ये दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द मोदी ईयर। मैं इसमें सिर्फ राम जन्मभूमि, यू नो, द अयोध्या, all the other development, those are important, but as a country amongst people जो हमारे में it's a deep belief now that we are second to none, and that is what makes a country. और एक मोदी जी ये भी कहा करते थे, आप देखिए countries which have done well, they all got confidence and take great pride in their own being, and that is a very big thing. लेकिन गेम चेंजर की अगर हम बात करें ना सर, आपने तो स्मार्ट सिटी वाली योजना भी एक तरीके से शुरुआती दौर से उसी को देखा, फिर उज्ज्वला तक अब आप उसको देख रहे हैं। अब हम जिस ट्रेन में हैं वो भी, उसमें भी डीजल और आपके मंत्रालय का बहुत अहम योगदान है। गेम चेंजर किसको मान रहे हैं आप? गेम चेंजर इन 11 साल में ये रहा है कि भारत की डेवलपमेंट तो हो रही थी बट अनइवन डेवलपमेंट थी। मैं अपने मंत्रालय के साथ जो योजनाएं जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। 2014 से पहले एलपीजी का जो सिलेंडर है, और इसमें मैं आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलपीजी सिलेंडर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्रूड ऑयल को आप रिफाइन करते हैं, उसमें एलपीजी बनती है, और नेचुरल गैस विच कम्स इन द पाइपलाइन। LPG cylinder was a rarity. I mean, you are still very young, but when I was young, which was many years ago, cylinder मिलना was considered a rarity. आपको टेलीफोन कनेक्शन मिलना, सिलेंडर मिलना, बड़ी किसी की सिफारिश MLA की या कुछ, तब मिलता था सिलेंडर। 2014 में हमारे यहाँ अगर आप मान के चलिए एक सिलेंडर एक परिवार को मिलता है, और एक परिवार में मान लीजिए ऑन एन एवरेज 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, तो 14 करोड़ सिलेंडर कनेक्शन थे। रीमा जी, आज 33 करोड़ से अधिक हैं। अगर हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है तो मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन मोर और लेस सैचुरेट हो गई है। फिर मैं इससे आगे जाऊंगा। ये जो यात्रा थी 14 करोड़ से 33 करोड़ तक, उसमें एक उज्ज्वला योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी 2016 में। मैं उस समय मंत्रालय के साथ नहीं जुड़ा था, मैं तो मंत्रिमंडल में भी नहीं था, मैं 2017 में आया हूँ। इसमें जो हमारे ऐसी बहनें हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिलो पॉवर्टी लाइन, 8-9 ऐसे इंडिसेस हैं, उनको सिलेंडर की गैस LPG कनेक्शन एक सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। अगर मान लीजिए आज
सिलेंडर की कीमत बाहर क्या 1,000 रुपये है, तो उन पर 500 रुपये की हद से तो सिलेंडर 500 रुपये का मिला। उज्ज्वला योजना के तहत 2016 के बाद 10 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए गए हैं और मैडम ये 80% ये कनेक्शंस रूरल एरियाज़ में है। ये है डिफरेंस। तो एक जो अर्बन फैसिलिटी थी गैस की जो दी गई थी वो अब थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ और रूरल एरिया में चली गई। तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि नहीं तो हमारी बहनें जो हैं उसमें इन रूरल एरियाज दे वर डिपेंडेंट ऑन फायरवुड, कच्चा कोयला, केरोसिन। बड़े बड़े देश हैं, कईयों में मैंने भी काम किया हुआ है, बहुत उन्होंने प्रगति की है, ब्राज़ील जैसे, पर 30% उनके रूरल कंट्री साइड स्टिल यूजिंग ट्रेडिशनल दिस थिंग बिकॉज उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 33 करोड़ कनेक्शन ही नहीं हो गए। हमारी जो पाइपलाइन है नेचुरल गैस के लिए 2014 में कोई 14,000 किलोमीटर थी। हमारा लक्ष्य है कि उसको 33,000 किलोमीटर पे ले जाना। आज हम 22,500 किलोमीटर में तक पहुंच गए। अब मैं प्राइस पे आ जाऊं। कुकिंग मीडियम क्लीन, नॉन टॉक्सिक, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर आप उज्ज्वला के लाभार्थी हैं और उसमें 12 सिलेंडर आपको साल में मिलते हैं, मतलब समझ एक परिवार 4 सिलेंडर से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, हम उस 4 फिगर पे पहुंच गए हैं 4+। आपको दिन में 6 रुपये 18 पैसे के लिए कुकिंग फॉर 1 फैमिली मिल सकती है। आजकल के ज़माने में 6 रुपये 18 पैसे इज़, इवन यू विल एग्री विद मी, वेरी वेरी नॉमिनल। लेकिन जब ऑपोजिशन कहता है कि सिलेंडर तो हैं लेकिन भरने के लिए उसमें वो पहले बातें होती। अब जब स्टेटिस्टिक्स उनके पास आए हैं कि कितने सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी उन्होंने कहना बंद कर दिया। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फॉल्स नैरेटिव और बिल्कुल दैट पार्ट इज ओवर। बट जो नॉन उज्ज्वला यूज़र्स हैं उनके लिए भी 11 रुपए के 12 रुपए 13 रुपए के लिए एक सिलेंडर आता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। बट मैं सिलेंडर को, इंडिविजुअल चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट को सारे देश में, हवाई अड्डों को, सब उसको आप कल मैंने एक आंकड़ा पढ़ा है, आई थिंक ये वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स है। इंडिया हैज़ बीन एबल टू लिफ्ट 269 मिलियन पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, विच इज़ अ लॉट। हम लोग ये कहते थे कि हमने 25 करोड़ लोगों को निकाला। कल का जो आंकड़ा है वो 25 करोड़ से भी आगे चला गया। अकॉर्डिंग टू दिस ये 27 करोड़ हो गया। हमारा जो एब्जेक्ट पॉवर्टी का रेट है, जितने लोग हैं, इट्स कम डाउन टू अबाउट 5%। पहले कितना 27% था। दिस इज़ रियल प्रोग्रेस। हाँ, आवर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, they are doing well, there's no issue there. But when you find people who were living below the poverty line, they are being lifted out of poverty line. I think that is a very very major indicator. और ये जो समाज सेवा के, अब now since we are talking about those schemes, आप देखिए जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी योजनाओं के बारे सोचा, उनको gave it shape. अब देखिए, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था मैं 7 साल। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेते, हम कहते हैं लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, हम तो कुछ कर नहीं सकते, पर हमने सिर्फ किया, हमारे से पहली सरकार ने भी किया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कांग्रेस के समय एक राजीव गांधी आवास योजना थी, उसमें देखिए कितने साल में कितने आवास बने। यहाँ आपने 4 करोड़ से अधिक आवास 2015 जून में जब से योजना की शुरुआत हुई तब से लेके अब तक आपने किए बनाए, और आपने ये भी निर्णय लिया कि 3 करोड़ अधिक बनाएंगे। अब 4 करोड़ इतनी तो कुछ देशों की पॉपुलेशन नहीं होती, और 3 करोड़ और बना रहे हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट दिस इज माइंड बॉगलिंग। अच्छा, सिर्फ आपने आवास नहीं बनाए,
आप उसमें घर जो बनाए उसका जो घर का मालिकाना हक है वो परिवार की महिला के नाम है। सो महिला सशक्तिकरण के लिए इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट नंबर। सर लेकिन आप, क्योंकि आपके मंत्रालय से जुड़ा ये सवाल है कि सब लोग ये बात करते हैं हर महीने पेट्रोल के दाम देखे जाते हैं, और फिर ये बात होती है कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनली सस्ता होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल पर क्यों नहीं होता? मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो ये लोग बात करते हैं मैं तो कहता हूँ उनको और करनी चाहिए। और हमारे साथ, मैं तो जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ और मुझे ये बात सुनाई देती है कि पेट्रोल और डीजल दाम, तो मैं उनसे ये कहता हूँ पहले आप देखिए पेट्रोल का दाम कैसे तय होता है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक सिलेंडर का, एक बैरल का, उस पे आप जोड़िए कॉस्ट ऑफ फ्रेट, इंश्योरेंस, रिफाइनिंग मार्जिन, और रिफाइनिंग मार्जिन के बाद आप देखिए डीलर्स कमीशन एट्सेट्रा। तो आप देश में देखिए पिछले 3 साल का रेफरेंस पीरियड ले लीजिए, हम 2025 में अभी, तो आप देखिए पिछले 3 साल का रेफरेंस पीरियड दीजिए, मुझे बता दीजिए भारत के अलावा और कितने देश हैं दुनिया में जिनमें दाम नीचे आया है। दैट इज़ द पॉइंट। अगर 1-2 देश होंगे, और दूसरा आगे क्यों, आगे नहीं कम, देखिए आपने जो, हमने दाम कम कैसे किया है। जब क्रूड प्राइसेस हाई भी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार, मई 2022 में और नवंबर 2022 में और मई 2023 में हमारे जो सेंट्रल केंद्रीय सरकार सेस लगाती है उसको रिड्यूस किया, और पेट्रोल और डीजल के दाम उससे और 1-2 और कदम 13 रुपये और 16 रुपये कम हो गए। ये करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू गया, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें हैं राज्यों में, उन्होंने अपना वैट कम किया, उससे पेट्रोल डीजल कम हुआ। उसी पैसे से जो सरकार इंपोर्ट नहीं करती है, कंपनीज करती हैं, कंपनीज टैक्स देती हैं और कंपनीज रेवेन्यू देती हैं, उनसे क्या हुआ? ये जो दिन का 3 समय का हर एक व्यक्ति को ड्राई राशन मिल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, वो कहीं से तो आया। हाँ, अगर आपका सवाल है अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ऐसे ही रही तो क्या कम नहीं होगा, तो मैं आपको रीमा जी बताना चाहता हूँ, अभी जो कभी भी जो किसी देश में आप देखिए अंडर रिकवरी होती है और ओवर रिकवरी होती है। पिछले साल क्योंकि हम गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे रहे थे तो 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ हमारे कंपनीज का, हमने उन कंपनीज को 22,000 करोड़ कॉम्पनसेट किया। इस साल 40,000 करोड़ का हुआ पिछले साल, वो अभी हमने उनको देना है। हाँ, दूसरा जो उनके पास स्टॉक होता है वो किस लेवल पे खरीदा गया है। आज मान लीजिए अगर कच्चे तेल का दाम 65 रुपये के आसपास है, जो उनकी इन्वेंट्री थी वो तो 78 रुपीज़ की थी। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसी स्थिति रही और कच्चे तेल का दाम $65 पर बैरल या नीचे थोड़ा हुआ, और आप मान के चलिए कि आगे जियोपॉलिटिकल हलचल नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार के लिए नहीं, कंपनीज के लिए वो दाम और पेट्रोल डीजल का नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। ये तो हम सबके लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसी बात के साथ आपको लगता है ऐसा कि जो भारत की पेट्रोल डिप्लोमेसी रही उसने हमारी विदेश नीति को भी एक नई ताकत दी है? ज़रूर ज़रूर। देखिए 2014 से पहले हम 27 देशों से इंपोर्ट करते थे, आज स्थिति ये है कि हम 40 देशों से करते हैं। और जब 2022 फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ, उस समय हम रूस से लेस देन 0.5%, इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट 0.2% इंपोर्ट करते थे। आज वो चढ़ता चढ़ता इट इज़ बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर। देखिए हमारी ओवरऑल कंजम्पशन देखिए, तो जब मैं इस मंत्रालय के साथ जुड़ा 4 वर्ष पहले, उस समय हमारी डेली कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल्स पर डे थी। आज वो करती करती 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे होगी। और जैसे आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, रेट्स ऑफ ग्रोथ बढ़ रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आवर कंजम्पशन विल गो अप। इनफैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि अगले 2 दशक में
विश्व भर में जो भी इंक्रीज होगी डिमांड की 25% वो भारत से आएगी डिमांड। डिप्लोमेसी, एनर्जी डिप्लोमेसी बहुत सही चली है। अभी हम जो हमारे ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमेट एरियाज़ हैं, गल्फ में कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनसे भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अर्जेंटीना से भी कर रहे हैं और हमने इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं बाकी देशों में हमारी कंपनीज़ ने टू एक्वायर एनर्जी एसेट्स। सर, ये जो भारत और रूस के बीच में जो डील हुई पूरा तेल को लेकर के, उसके पीछे स्टोरी क्या रही और उसमें आपका क्या, उसमें वो सब जानना चाहिए। नहीं, हमारे रूस के साथ और अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के समय से बहुत अच्छी संबंध रहे हैं और हम उनसे पेट्रोल इसलिए नहीं खरीदते थे, हमारा बाकी डिफेंस सेक्टर में था, बाकी था। पर जब एक अपॉर्चुनिटी आए, देखिए आप मान के चलिए, रूस विश्व भर में अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स था, 13 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करते थे क्रूड ऑयल का। आज अमेरिका 13 मिलियन बैरल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर रूस ने कम किया। तो हमारा ऐसा है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं। हम टेंडर फ्लोट करते हैं, हमारी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर वालों के मैं इतना वो भी करते हैं, बट हमारे पब्लिक सेक्टर की जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो टेंडर फ्लोट करते हैं फॉर सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेशन। जो भी उस टेंडर में सस्ते दाम में डिलीवरी कर सके, द टेंडर गोज टू देम। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि विन विन था हमारे लिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, रशिया इज अंडर सैंक्शंस। में हमें हैरानगी होती थी, रशिया इज अंडर सैंक्शंस कौन कह रहा है? जो रूस से तेल आता है, एनर्जी आती है इन अ पाइपलाइन टू हंगरी, दैट वाज एग्जेम्प्ट। तो रशिया से पाइपलाइन में जाता है चीन को, दैट वाज एग्जेम्प्ट। तो रशिया से साकलिन वहाँ जापान को, दैट वाज एग्जेम्प्ट। हमें ये कहा गया दैट देयर इज अ प्राइस कैप। प्राइस कैप का मतलब आपने अगर खरीदना है कच्चा तेल तो उस कैप के अंदर नीचे करो। दैट इज़ हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम खरीद भी सकते हैं और सस्ता खरीदें, तो वी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, बट इट वाज अ विन विन फॉर एवरीबडी। पर मैं आपको एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट बता दूं विच यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग। अगर हम उस समय, क्योंकि टोटल सप्लाईज जो थी पहले 102 मिलियन बैरल पर डे की थी, ओपेक ने काटा तो इट केम डाउन टू 97, 5 मिलियन बैरल काटा। पर अगर हम अपनी सारी सप्लाई जो है सिर्फ बाकी देशों से लेते तो प्राइस ऑफ ऑयल वुड हैव गॉन अप। अगर रशियन ऑयल जो 13 मिलियन कर रहे थे, अगर वो मार्केट से चला जाता तो हमने कुछ लिया, चीन ने कुछ लिया, उससे मार्केट प्राइसेस वर स्टेबलाइज्ड। सर, हमारी विदेश नीति आज की डेट में कहाँ खड़ी है? अब विदेश नीति पर अगर हम बात करें तो विदेश नीति को आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि हमारी विदेश नीति फेल है। नहीं, देखिए, विपक्ष का आप उस आर्ग्यूमेंट को सीरियसली, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा 2 दूंगा। एक दिया महामारी का सामना करना पड़ा और दूसरा आतंकवाद का। आप देखिए, अगर कोई देश, और आपको पता मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इफ इट चूजेस टू यूज इंस्ट्रूमेंट टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन यू हैव टू डील विद इट। आप ये देखिए 2014 से पहले क्या ट्रीटमेंट, क्या रिस्पांस मिलता था उनको, और आज 2025 में जो पहलगाम के बाद टेरर अटैक हुआ, उसमें क्या बड़े स्पष्ट तरीके से 22 मिनट में उनके जो टेरर रिलेटेड अड्डे थे, इंस्टॉलेशंस थी, पहले भी अटैक हुआ था, वो हमने जाके एक वेन्यू में जाके अपना आर्सेनल छोड़ा। अभी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इनसाइड मुरीट के भावलपुर नूर खान एयरबेस, सिर्फ टेरर साइट, जो टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ, तो 22 मिनट में जो रिजल्ट हुए, डेवेस्टेशन हुई, उसके बारे एविडेंस पब्लिक डोमेन में है। वो इंटरनेशनली कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी से वो दिख रहा है आपको कि यहाँ हुआ है। मैं इंटरनेशनल प्रेस पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ कोई डैमेज हुआ वो मुझे तो अभी दिखा नहीं, बाकी सब झूठ, बाकी कोई क्लेम, काउंटर क्लेम, उसको छोड़े। 22 मिनट में प्रिसिजन रिस्पॉन्स, डेवास्टेटिंग रिस्पॉन्स,
उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, उनके डीजीएमओ ने हमारी तरफ को, और ये कहा कि हम सीज़फायर चाहते हैं. ओके, वी रिस्पॉन्डेड. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मैच्योर गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग, दे रिस्पॉन्डेड. और पीएम साहब ने क्या कहा है, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन. इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं उसके. और वैसे भी विदेश नीति और रक्षा मंत्रालय के विषयों पे आई थिंक देयर मिनिस्टर शुड स्पीक. बट पीएम साहब का जो मैसेज ओवरऑल है, नो टॉक्स विद टेरर. मतलब पहले क्या होता था, उनकी तरफ से आतंकवादी हमला होता था, हमारे यहाँ लोग मर जाते थे. 26/11 इन मुंबई इज़ अ केस ऑन पॉइंट. ओके, उसके बाद क्या होता था, फिर बातचीत शुरू हो जाती थी. इस बार बिल्कुल स्पष्ट है, नो टॉक्स, टेरर एंड टॉक्स डोंट टुगेदर. व्यापार, पहले हमारा ट्रेड खुला रहता, वहाँ से टेरर अटैक यूज्ड टू कम फ्रॉम देयर, फिर हम बातचीत करनी शुरू कर देते थे उनसे. अभी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यापार नहीं होगा, कोई ये क्रॉस बॉर्डर या MFN ट्रीटमेंट इधर उधर नहीं होगा. और तीसरी चीज़, पानी और खून, दे विल नॉट मिक्स. सो नो, सो मैं समझता हूँ इट्स अ न्यू नॉर्मल. और ये भी उन्होंने कहा कि एनी फर्दर एक्ट ऑन टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. तो मैं समझता इट्स अ वेरी डिफरेंट टेम्पलेट. बिल्कुल क्लियर रिस्पॉन्स मिला है. और आप ये मान के चलिए, मुझे लगता है कि अब डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डिसीजन मेकिंग पीपल इन पाकिस्तान वांट, और उनको भी ये क्लियर हो गया होगा कि वी मीन बिजनेस फाइनली. सर, ये तो भारत की शौर्य की बात है, और भारत के शौर्य, हमारे सेना का शौर्य, उन सब पर सबको यकीन है. लेकिन कुछ लोग जो यकीन नहीं कर रहे हैं, जो सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, मैं मुझे लगता है तो उनको इंटेलेक्चुअल मेंटल बैंक्रप्सी, अगर क्लियर है 22 मिनट में जो डेवस्टेशन हुई उसका सबूत दुनिया भर के सामने है. सैटेलाइट इमेजरी के पिक्चर्स हैं, और पाकिस्तानी खुद मान गया, हमारे आपके यहाँ तो कुछ हुआ नहीं. सो सरेंडर कहाँ हो गया? तो नंबर 1. और दूसरा, आप ये चलिए कि आपने जो भी स्टेप्स लिए आपने पब्लिक डोमेन में, उसके बारे सारी है. अब उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही. उनको क्या हजम नहीं हो रहा? बिकॉज उनके समय भी टेरर अटैक्स हुए थे. ये जो 26/11 का जो अटैक था, जिस दिन बॉम्बे वॉज बर्निंग, उसी दिन शाम को ओबरॉय होटल में एक डिनर था, जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी के, शायद उनका नाम वॉल्टर चिपमैन वो थे. तो अब अटैक हो रहा है, टीवी पे दिख रहा है, हम लोग डिनर कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग पूछ रहे हैं अब क्या हो रहा है. ब्रिजेश मिश्रा जी भी थे. उसके बाद सुना मैं फार्म हाउस किसी पार्टी में गया. तो इस ऐसे व्यक्ति के हाउ कैन यू टेक हिम सीरियसली, हाउ कैन यू टेक हिम सीरियसली? और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप पे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. हमारे जो प्रेस है, अगर ऐसी स्टेटमेंट को क्रेडेंस देते हैं, इस सरेंडर, क्या बोल रहा है, किसको आप कर रहे हैं? हमें इवन इफ दिस वर्ड, अगर कुछ मान लीजिए उसमें कोई बोले नहीं, पर स्टेटमेंट दे दी. ये वही व्यक्ति है जिसने महामारी के दौरान कहा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैं उस समय कहा करता था, राजस्थान में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो आपके लोगों ने कूड़े में डाल दी, और पंजाब में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे मुनाफाखोरी कर रहे हैं. ये है, इट इज़ नॉट हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं समझता हूँ इनको कोई पॉलिटिक्स के साथ, समाज सेवा के साथ कोई लेना देना नहीं है. और एक तरफ हैरानगी की बात है कि एक पार्टी जिसका योगदान रहा है हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, पर क्या वो उनके लीडरशिप थी और ये क्या कर रहे हैं? तो पार्लियामेंट में भी मैं इनका कॉन्डक्ट देखा हूँ. मैं इनका कभी वो एक संविधान की कॉपी ले आते हैं, और किसी ने कहा हमारे बीच में से, कभी उनको कहा उधर एक बार खोल के देख तो लें, ये जो उसका जो प्रीफेस है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप ही की पार्टी ने जब वो सत्ता में थी तो सिविल लिबर्टीज़ जो हैं, आज से कितने साल, 50 साल पहले, हाँ 50 साल ही हो गया ना, 50 था, आप ही ने सिविल लिबर्टीज़ को हटाया, और आप संविधान की बात कर रहे हैं.
तो ये मेरे को लगता है कि एक तो एडवाइस भी इनको अच्छी नहीं मिल रही, और अगर कोई अच्छा नेता हो तो वो एडवाइस अच्छी नहीं मिल रही है तो लेने की कोशिश करो। ये तो दोनों तरफ से ही सफरिंग फ्रॉम, अब मेरे को शब्द नहीं ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, इरेलेवेंस। कल कोई स्टेटमेंट दे दी कहीं कि वो मैच फिक्स्ड है। अब भाई आप गए हो खुद इलेक्शन कमीशन के बाद, आपने वो किया है, अभी आपको बिहार में चुनाव आने वाले हो, मे भी आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कई महीने, अभी नवंबर में समय है, पहले से ही अगर आप तैयारी कर रहे हो कि क्या होने वाला है, पर इसका क्या करें। सर और बातें कुछ आपसे आगे करेंगे, अभी तो सफ़र लंबा है, लेकिन इस नोट पर मैं एक सवाल से आपसे ख़त्म इस सेक्शन को करना चाहूँगी। आप इतने विदेशों में रहे और आपने विदेश की पॉलिटिक्स भी बहुत करीब से देखी है। अपने देश के नेता विदेश में जाकर अपने लोकतंत्र पर, अपने सारे पॉलिसी पर सवाल खड़े करें और कोई एक्शन ना हो या उस पर कोई बात ना हो, ऐसा किसी और देश में होता है क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि अभी जो 7 डेलीगेशंस गए, जो बाकी पार्टियों के नेता थे, एमपी साहिबान उसमें थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है। एक तरफ से शशि थरूर, ओवैसी जी, मनीष तिवारी, ये तो वेल नोन नेम्स हैं, बट इवन द अदर्स, आई मीन अभिषेक, टीएमसी के प्रियंका चतुर्वेदी, सब ने बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट की। और एक मेरे को स्टेटमेंट बड़ी पसंद आई, उन्होंने ये कहा कि क्या मुश्किल है यार देशभक्त होना, क्यों आपको इतनी तकलीफ है। वेरी गुड, सलमान खुशी। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि इसके अलावा जो पहले जाते रहे हैं लोग और बात करते रहे हैं, इस पर एक्शन, देखिए एक्शन डेमोक्रेसी में लोग लेते हैं और मैं समझता हूँ कि एक्शन लिया गया है ऑलरेडी। अगर आप कांग्रेस पार्टी की 2014, 19 और 24 की सारे आंकड़े जोड़ भी दे तो पहुंचता नहीं है नंबर पे, 3 इलेक्शन वाले जोड़ दें। स्थिति ऐसी है कि जो रिक्वायरमेंट होती है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए, परसेंटेज वो भी नहीं होती है। तो ये तो उनको लोगों का जवाब जो डेमोक्रेसी में, और जो आपने एक्शन की बात है, इसमें कोई, अगर आप किसी की निंदा करें, हाँ, इफ़ यू डिफेम करें तो ही कैन सू यू, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी क्लियर केस दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और लोगों ने, जनता ने जवाब दिया है। बिल्कुल, जनता ने जवाब दिया है और जनता के बीच ही हम लोग भी हैं, कुछ और जनता के बीच भी जाएंगे और जब पंजाब जाएंगे तो पंजाबियत पर भी बात करेंगे और कुछ और बातें भी होंगी। सर से चर्चा जारी रहेगी। हमने अपने इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हम 11 साल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने आज ये सफ़र तय किया। जब मंत्री जी को निकलना था ट्रेन के ज़रिए, यही वो भारत है। और जब मंत्री से सीधे इसी तरह से वाद विवाद भी होता है और बातचीत भी होती है और फीडबैक लेने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है यही है। हमारे घर 1 सिलेंडर होता था और वो जब ख़त्म होने वाला होता था तो लगता था कि इसको ख़त्म होने से पहले ही भरवा लो, पहले भरवा लो जी। तब था जब खत्म होता था। आपको पता है सिलेंडर कितनी मुश्किल से मिलता था? मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में था, हमारे घर में पहला बार सिलेंडर आया। उसको लेने में क्या करना पड़ा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी, बिकॉज सप्लाई नहीं थी। अब आंकड़े वो बताते हैं आपको, ठीक है। अब गैस सिलेंडर आप एक फ़ोन करो, उज्ज्वला का भी, अगर पिछली बार हमने 75 लाख और कनेक्शंस ऐड किए हैं। देखिए, सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, पर अगर कोई मुझे ये कहे कि हमारा सारा काम पूरा हो गया, नहीं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ। सन 1700 में अंग्रेज़ों की हुकूमत के पहले, जो हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को ट्रेस करते हैं, 1757 ट्रीटी ऑफ प्लेसिस है, उसके पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, विश्व भर में 25% कंट्रीब्यूशन भारत की थी। कहाँ 25%? उसके बाद 190 साल जो कॉलोनियल डोमिनेशन रहा, हम 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 2% पे आ गए। अभी उसके बाद रीस्टार्ट द जर्नी।
सही मायने में सोनिया की चिड़िया कहा जाता था। अब वो जो रिक्लेम हुआ है 2014 से आज तक, दैट इज द पॉइंट। तो हम देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो आकर अपनी बात रख रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, जो कमियां हैं या फिर जो अच्छी बातें हैं वो भी बता रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है मंत्री जी। सबसे बढ़िया तरीका ये देखिए, हम इस समय विश्व भर में हमारा जो डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इसी चीज पे डिपेंड करती है, सिटीजन पार्टिसिपेशन पे। वो बाय द पीपल। बट अब इलेक्शन लड़ने में तो आपको जो कुछ लोग डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं, पर जो आप आज बात है हमारे सामने रख ले, मैं समझता हूँ दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी। आप ट्रेन में हो, प्रधानमंत्री ने सभी अपने मंत्रियों को, अपनी कैबिनेट को ये बात भी कही कि आप भी, हम वैसे तो जहां पंजाब में एंटर कर चुके हैं और जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां है, लेकिन लग रहा है कि आम आदमी पार्टी तो यहाँ है जो सबसे बात कर रहे हैं। क्यू में मंत्रियों को लगते हुए हमने देखा है। मतलब कोई वो जो वीवीआईपी कल्चर वो खत्म हो गया है क्या इन 11 सालों में? तो वो जो कल्चर जिसकी आप बात कर रही हैं रीमा जी, कल्चर ऑफ वीवीआईपी का है, कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट, वो जो लाल बत्ती का कल्चर होता था, देखिए वो ख़त्म हो गया। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए कौन आम आदमी है, बहन जी ने अभी आकर हम आम आदमी, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए आप बड़े खास हो, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी में एंटरटेनमेंट आप है। एक हमारे दिल्ली में आम आदमी भी आया था, वो मेरे काफ़ी आते थे मेरे पास, मफलर पहनूंगा, वैगन आर में बैठूंगा, फ्रंट सीट में बैठूंगा, और बना दिया शीश महल। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अरे हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी, शी इज नॉट शिफ्टेड इन देयर, शी इज टेकन सम स्मॉल हाउस इन सिविल लाइन। देखिए ये पॉलिटिकल कल्चर की बात है। तो ट्रेन से तो हमारा सफ़र यहीं तक का था। हम पहुंच गए पंजाब के संगरूर में, और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के साथ में हमारी जो ये बातचीत है 11 साल मोदी सरकार के, इसी तरह से जारी रहेगी। चलिए पहले इस ट्रेन से उतरते हैं और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। तो हमने देखा कि पंजाब हम पहुँचे, संगरूर पहुँचे, और अब कुछ ही पलों में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो सफ़र रहा उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें रहीं, क्योंकि पंजाब में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कैबिनेट का सिख चेहरा मौजूद है। जाहिर तौर पर हरदीप जी, सबसे बड़े सिख चेहरे, पंजाबियत की बात हम हमेशा से करते हैं, वो पंजाबियत और एक सिख प्रतिनिधित्व इस सरकार में जो दिख रहा है, वो 11 सालों में आप उसको कैसे आंकते हैं? देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें समय समय पर माइनॉरिटीज़ की बात उठती है। कुछ माइनॉरिटीज़ जो है वो बात खुद उठाना चाहते हैं, और कुछ माइनॉरिटीज़ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। पहले आपने बोला सिख रिप्रेजेंटेटिव, मैं वो नहीं, मैं अपने आप को एक बड़ा प्राउड सिख मानता हूँ। बट ये भी मेरे को क्लियर नहीं है मैं कैबिनेट में आई एम देयर एज अ सिख और आई एम देयर एंड आई हैपन टू बी अ सिख, बिकॉज मोदी जी की गवर्नमेंट में these characterizations are not easy, but I'm a very proud Sikh. Sikh community में देखिए as a percentage of the population क्या होगा, 2% से कम होगा, okay? Sikh contribution to national life, agriculture, armed forces, जिस एरिया में आप देख लीजिए, जिस साल मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की 1974 की बात कर रहा हूँ, there were 5 Sikhs in my batch. Not all were turban wearing, but 5 Sikhs. तो Sikhs are hard working people, they are entrepreneurial. आपको Sikh communities मिलेंगी कुछ जगह जिनके बारे तो you don't need to advertise, Midlands of the United Kingdom. मैं जापान में हमारी पहली पोस्टिंग थी, वहाँ पे लोग थे। अभी नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में जाइए, वो सिख हैं, वो पंजाबी नहीं बोलते, बट दे आर वेरी मच, दे आर कीपिंग द सिख ट्रेडिशनल लाइफ। So Sikhs are a very proud people, and they are a very, I would say, a very strong nation contributing. They contribute to the national cause. I mean, the number of Sikhs in the armed forces, number of people who get gallantry was very high. अब पंजाब में
जो 11 साल में, मैं ये कहता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे आई एम स्पीकिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जो मोदी जी ने सिखों के लिए, सरदारों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए किया, मैं समझता हूँ ये किसी हमारे पिछले 1947 के बाद नहीं हुआ। कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ जो स्लाइटली लेस देन नॉर्मल, जो डिमांड्स थी, ठीक है, आप 84 के साथ वो जुड़े हुए ब्लैक लिस्ट की, वो तो वेल नोन, वो अभी आपने ठीक किया, उसको छोड़िए। देखिए 1947 में व्हेन दिस टू नेशंस वर क्रिएटेड, वी वर विक्टिम्स ऑफ द कार्टोग्राफर जो मैप पे लाइन ड्रॉ करते थे। क्या हो गया, हमारे कुछ गुरुद्वारा साहिब इस तरफ आ गए, ठीक है, गुरु महाराज के, और कुछ उस तरफ रह गए, और बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि आप कुछ गुरुद्वारे, कुछ तो आप नहीं कर सकते थे, बट जैसे लाइन को रीड्रॉ किया, लाइन नहीं ड्रॉ किया, बट एक कॉरिडोर खुल गया। दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड कि आप करतारपुर साहिब लहंगा को ओपन करिए, वो किया उन्होंने। बाकी गुरुद्वारे के लिए जो किया, गुरुद्वारा साहिब के लिए लंगर पे वो टैक्स, इनको सबको अब इतनी लंबी लिस्ट बनती है, फिर भी लोग कहते हैं थोड़े से वो पंजाबी, आप समझती हैं, पंजाबी कहते हैं थोड़े रुसे रहते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स द केस, देयर सम पॉलिटिक्स बिहाइंड इट। कुछ लोग मिसगाइडेड हैं, और वो जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है, मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने सिर्फ उन डिमांड्स को मीट नहीं किया, उससे कई आगे गए। उसके बाद आती है पंजाब की राजनीति। वो मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता की बात है कि पंजाब में जो सरकारें आई हैं, और इसमें मैं किसी को पर्टिकुलर दोष नहीं देता, अभी जो सरकार है दे बेयर अ फेयर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कांग्रेस की सरकार, और जिस सरकार में हम शामिल थे एज ए जूनियर पार्टनर, हम क्योंकि हम गठबंधन में थे, हम जूनियर पार्टनर थे। 117 अगर सीटें होती हैं असेंबली में, तो हम तो कोई सिर्फ 22-23 लड़ते थे, हम भी दोषी हैं। पंजाब की जो गवर्नेंस रही है उसमें रीमा जी बहुत बड़ा डेफिसिट रहा है। अब समय आ गया कि बीजेपी को अपने आप अपनी ही प्रेजेंस रूरल हलकों में रजिस्टर करनी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है अब से लेकर 2027 तक अब समय आ गया कि बीजेपी की अपने आप सरकार बने, और पंजाब को जो देश भर में डबल इंजन की सरकारों का मॉडल है, जहाँ पर भी हमारी सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बाकी राज्यों में है, वैसी पंजाब को भी उसका लाभ मिले। सर, हम क्योंकि पंजाब में बैठे हैं, अभी हमने देखा कि कनाडा में G7 के लिए इनवाइट आ गया, उसको लेकर के भी विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन आपको लगता है भारत के प्रति जो एक इमेज बनाने की कोशिश थी, अब वो कनाडा ने भी चेंज की? देखिए, पहली बात तो है, इंडिया इज टुडे द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपकी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में 2 ट्रिलियन थी, आज 4 ट्रिलियन पे पहुंच गए, 4.3 ट्रिलियन। आने वाले कोई 12-15 महीने में आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे प्रधानमंत्री को हर एक G7 में निमंत्रण है, पर मुझे हैरानगी, हमारे कांग्रेस के कुछ नेता, इन्विटेशन नहीं आया, आइसोलेट। अरे भाई वेट तो कर लो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, आई शुडंट से दिस, कि शायद बीजेपी वाले मजाक कर रहे थे, इन्विटेशन थी और वो बता नहीं रहे थे। एनीवे, दोज पीपल हैव एग ऑन देयर फेस। देखो G7 देश कौन है? इन भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हैं, जो इंडिया ने ग्लोबल प्रोसेसेस के लिए किया, वी डिज़र्व नॉट ओनली एट सीट ऑन दिस हाई टेबल, वी डिज़र्व अ सीट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है, उसमें भी हमारी परमानेंट सीट। तो ऐसे वी डिज़र्व दीज सीट्स ऑन हाई टेबल, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस टर्म ऑफ मोदी जी। और मैं समझता हूँ कि आगे भी ईश्वर उनको आयु दे, बिकॉज जो विकास का काम 11 साल में हुआ और 2029 तक कंप्लीट करना है, उसमें भारत की स्थिति हमारे अंदर ही नहीं, हमारे नागरिकों को उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी है, उनको और सुविधाएं मिलने में, पर देश विश्व भर में भी उसमें बहुत सुधार आएगा। अंतिम सवाल है सर, क्योंकि हम 11 साल पर बात कर रहे हैं, अब अगले 1 साल के लिए आपका विजन क्या है, और आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पर अब सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है? मेरा विजन पर्सनली नहीं है, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं मोदी जी की टीम में हूँ पिछले 8 साल से। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये आने वाला साल जो है, जो मोदी 3.0 का सेकेंड ईयर होगा और उसके बाद के साल है, ये पीरियड विल बी यूटिलाइज कि जो विकसित भारत बनना है देश
2047 का, उसकी एक सॉलिड नींव रखी जाए। हमारी योजनाएं जो जून 2015 में जिनकी शुरुआत हुई थी, दे आर मैच्योरिंग, अदर स्कीम्स विल कम एंड वी आर प्रोसीडिंग इन दैट डायरेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी जी इस बेबाक बातचीत के लिए और डीडी न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।